Yeah. So, hi guys, welcome everyone in the lecture 3 एंड हमारा लेक्चर 3 का नाम है एग्जीक्यूशन ऑफ हार्डवेयर फ्लो चार्ट। यदि मैं क्विक रिकैप बताऊं तो हमारा लेक्चर 2 में मैंने फ्लो चार्ट एनालिसिस का कुछ ना कुछ एग्जांपल्स एंड लिटिल बिट एनालिसिस करा था, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे कि कैसे हम हार्डवेयर डिज़ाइन करने से पहले उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसे वर्क करेगा, एंड देन उसके बाद हम उसको वेरीलॉग कोड लिख के हम उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को एज अ मशीनरी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो द थिंग इज कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारा हार्डवेयर डिज़ाइन में, वो जो फर्स्ट स्टेप है कि फ्लो चार्ट बनाना। ओके, दिस पर्टिकुलर ये जो मेंशन किया होना में टर्म हार्डवेयर फ्लो चार्ट, तो हार्डवेयर डिजाइन का फर्स्ट स्टेप एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप एंड 80% कंज्यूम टाइम ये बस इसी थिंग में जाती है। क्योंकि एक बार आप लोगों का फ्लो चार्ट्स बन गया ना, देन आप लोग समझ लो कि आपका 80% टास्क हो गया। उसके बाद जस्ट आपको एक HDL कोड लिखना है। आपको पता है व्हाट इज द HDL? HDL का मतलब होता है हाई हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसके अभी ना इंडस्ट्री में या तो VHDL यूज होती है या तो वेरीलॉग यूज होता है, ठीक है, या तो सिस्टम वेरीलॉग यूज होता है SV। ओके, लाइक दिस। ये सब जो है ना वो हमारा HDL के टाइप्स हैं। तो कभी भी हम यदि हार्डवेयर डिजाइनिंग करते हैं तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? फ्लो चार्ट बनाना, कि हमारा हार्डवेयर रिएक्ट कैसे करने वाला है फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिचुएशन। और यदि हम उसको यदि पिक्चोरियली यदि हम एक पेपर पे उतार दिए तो उसके बाद कोड लिखना इज वेरी सिंपल, है ना। एंड कोड कैसे लिखते हैं, लाइक आई विल गिव अ क्विक डिस्कशन फॉर दिस पर्टिकुलर HDL लैंग्वेज ऑल्सो, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए कि हाउ टू राइट दिस पर्टिकुलर HDL लैंग्वेजेस कोड व्हेन आवर फ्लो चार्ट इज रेडी। ओके, तो मेनली क्योंकि राइट नाउ इंडस्ट्री में इन जनरल सिस्टम वेरीलॉग यूज होती है, पर सिस्टम वेरीलॉग समझने के लिए आपको पहले वेरीलॉग समझना चाहिए। तो एक्चुअली मैं कोड जो लिखने वाला हूं वो यूजिंग अ वेरीलॉग लैंग्वेज ओनली, एंड फॉर अ रेफरेंस मैं आपको बुक भी एक रेफर करूंगा फॉर VHDL एंड वेरीलॉग एंड सिस्टम वेरीलॉग ऑल्सो, है ना, फॉर प्रैक्टिसिंग। बट डेफिनेटली आई विल बी गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वट एवर इज द रिक्वायरमेंट। ओके, so now let's go ahead with my first slide. Okay guys, तो गाइस हमें जो एक टॉपिक है मैं यहाँ पे लाया हूँ कि हार्डवेयर फ्लो चार्ट को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। ओके, लेट्स डिफाइन हार्डवेयर फ्लो चार्ट। तो अब हार्डवेयर फ्लो चार्ट है क्या? पहला पॉइंट ये कि इट टेल अस हाउ टू गो फ्रॉम द आर्किटेक्चर टू द इम्प्लीमेंटेशन। मैंने एक्सप्लेन किया था कि यार अब हमारे पास आइडिया है, हम किसी प्रॉब्लम को, किसी प्रोग्राम को हम किस किस इंस्ट्रक्शंस को यूज करके सॉल्व करने वाले हैं, पर वो इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा। मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या था? प्रोग्राम। ओके, हमारे पास क्या था? प्रोग्राम था। ओके, अब इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमें यह पता है कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज करने हैं इस प्रोग्राम को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। प्रोग्राम मीन्स कोई प्रॉब्लम, यदि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं यूजिंग सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पर अब इस इंस्ट्रक्शन को कैसे हम चलाने वाले हैं अपने हार्डवेयर पे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन को कैरी ऑन करनी है, और वो इंस्ट्रक्शन कैसे चलेगा हमारे हार्डवेयर पे वो डिफाइन कौन करेगा? फ्लो चार्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड द आर्किटेक्चर टू द implementation, like how you are implementing your hardware to execute any instruction, that define the implementation. Okay.
नाउ अगला टर्म है लिंक्स प्रोग्रामर्स. प्रोग्रामर्स मीन्स एक्सटर्नल मॉडल एंड द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन. ऑब्वियसली लाइक ये प्रोग्राम कौन देगा? प्रोग्रामर देगा. आर यू एबल टू गेट? कि एक प्रॉब्लम लेके कौन आएगा? प्रोग्रामर. कि यार मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये ऐड करनी है, या ये हमें एक प्रिंट करनी है, या ये स्ट्रिंग को हमें कुछ मैनिपुलेट करना है, लाइक दैट. तो प्रोग्रामर प्रोग्राम देगा, लेकिन प्रोग्रामर को या एक्सटर्नल मॉडल को हमें हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन पे कैसे एक इंटरफेस देना है कि प्रोग्रामर आए और हमारे हार्डवेयर पे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए. तो इंटरफेस कौन प्रोवाइड कराएगा? वो लाइक स्टेज कौन प्रोवाइड कराएगा? हमारा फ्लो चार्ट. क्योंकि फ्लो चार्ट बताएगा कि हमारे मशीन पे उस प्रोग्रामर का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है फाइनली. सो दैट रेफरेंस विल कम. Like they can have any kind of problem, add, subtract, so you are going to define everything, like how every instruction is going Yes. to execute. Okay. How all the instruction is going to get executed on the hardware. Okay, because programmer will come, he can produce any program to execute it, but we have to implement ki how that program is going to run on our hardware. So that interface to programmer is getting connected using a flowcharts. Then third thing is specify exactly how commands from the instruction set are carried out using data path. Like अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस तो आती है. मैंने कैसे बोला कि वो इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा, दैट इज गोइंग टू डिफाइन हार्डवेयर फ्लो चार्ट. पर द थिंग इज कि एग्जीक्यूट कैसे होगा मतलब क्या? अब कोई भी जो प्रोसेसर है, कोई भी जो हार्डवेयर है, उसके दो पार्ट है. क्या क्या? एक डेटा पाथ, एक है डेटा पाथ, और अगला क्या है हमारा? कंट्रोलर. ओके. तो उस डेटा पाथ पे और उस कंट्रोलर का यूज करके हम कैसे उस इंस्ट्रक्शन को लाके अपने मशीन पे ड्राइव करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू टेल आवर हार्डवेयर फ्लो चार्ट. सो दीज थ्री टर्म्स यू पीपल गॉट इट राइट, एवरीथिंग व्हाट एवर आई डिस्कस्ड. ओके, सो दैट्स ऑल. नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड स्लाइड कि हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या है यार. अब मैंने समझ तो लिया कि यार हार्डवेयर फ्लो चार्ट इज द मेन थिंग. कैसे हम इंस्ट्रक्शन सेट को इंप्लीमेंट करेंगे अपने हार्डवेयर पे, दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन यूजिंग फ्लो चार्ट. बट उस यदि हमारे पास ये सबसे पहला स्टेप है कि फ्लो चार्ट डिजाइन करना, उसकी प्री रिक्विजिट क्या होगी सबसे पहले? तो लेट मी डिस्कस दैट कि व्हाट ऑल दोज प्री रिक्विजिट एग्जिस्ट टू डिजाइन ए हार्डवेयर फ्लो चार्ट. ओके, तो गाइस सबसे पहले तुम लोग को पता रहना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन सेट का समरी. कि गाइस आप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पास्ट लेक्चर, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें इंस्ट्रक्शन सेट का नॉलेज चाहिए कि यार तुम्हारे पास कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट हैं जो तुम्हारे हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होने वाले हैं. उसका फॉर्मेट कि यार वो किस फॉर्मेट में स्पेसिफाई होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट फाइनली प्रोवाइड कौन करने वाला? लेट अस सपोज आप एक सी प्रोग्राम लिख रहे हो, तो सी प्रोग्राम में आप एक हायर लेवल इंफॉर्मेशन देते हो कि यू डू ए प्लस बी और समथिंग लाइक दैट. एक बिग मैथमेटिकल एनालिसिस करवाते हो इन अ प्रोग्राम. बट कंपाइलर उसको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन सेट में हार्डवेयर को क्या करता है? सप्लाई करता है इंस्ट्रक्शन. तो वो कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन कंपाइलर देने वाला है प्रोसेसर को कि यार तुम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो. तो लेकिन आपको यह भी पता रहना चाहिए कि वो जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसका फॉर्मेट क्या है. कि यार मैंने डिस्कस किया था कि हम किसी भी इंस्ट्रक्शंस आने के लिए हमें उसका ऑपकोड चाहिए, उसके ऑपरेंड्स की समझ चाहिए, है ना, उसके डेस्टिनेशन की समझ चाहिए. तो हमारा जो इनकोडेड वर्जन आया है फ्रॉम कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस का, तो वो कंपाइलर का समझ होना चाहिए आपको सबसे पहले कि आपके प्रोसेसर पे कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट आ रहा है, कौन से फॉर्मेट में. उसके अकॉर्डिंग आप हार्डवेयर का इंप्लीमेंट करोगे.
ओके, हार्डवेयर को इंप्लीमेंट करोगे कि हार्डवेयर कैच करेगा कि ये इंस्ट्रक्शंस आ रही है, उस इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यार हाँ ये पर्टिकुलर पार्ट है ऑपकोड का, तो ऐसे हम इनकोडिंग डिकोडिंग एंड ऑल जो भी हम पास्ट लेक्चर में डिस्कशन किए थे वो सब एनालिसिस करेंगे। ओके, तो Can you यस, tell me like what instruction format, like you discussed those addressing modes and all like come in that? that format can be any type because like x86 का कंपाइलर कुछ और है जो कि इंटेल का है, आर्म का आर्म के मतलब इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइड करने के लिए कंपाइलर कुछ और सुटेबल है, रिस्क वी का अलग है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज गेटिंग सप्लाइड टू प्रोसेसर, कि कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। सो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि विच इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू कम एंड हमें उस इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब उसका फॉर्मेट पता चलोगे। लेट अस सपोज कि तुम्हारे पास 32 बिट का इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो कंपाइलर तुमको ना एक 32 बिट का एक बाइनरी स्ट्रीम देगा लाइक दैट, 0 से 31, 0 1 ऐसे करके तुम्हारे पास एक बाइनरी स्ट्रीम आएगा। तो इसको तुम्हें एक्सट्रैक्ट खुद करनी है कि यार ये स्ट्रीम आया तो हमें कौन सा ऑपरेशन चलाना है हार्डवेयर पे। अब हार्डवेयर पे ऑपरेशन चलाएंगे तो हमें 2 ऑपरेंड चाहिए, तो ऑपरेंड का भी डेटा हम यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आई टोल्ड यू इन द पास्ट लेक्चर डिस्क्राइब कि व्हाट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट describes. So you need to first catch the instruction format definition कि यार इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा पार्ट ऑपकोड का है, कौन सा पार्ट ऑपरेंड का है, कौन सा पार्ट हमारा स्टोरिंग रिजल्ट वाला डेस्टिनेशन का पार्ट है। You'll have to get it out from there. Okay. Once you will understand, then you have to think कि how you will execute on your system. So who decide ki how which part is for opcode? Everything is getting described by architecturer only. Okay. And even you are going to tell or compiler designer is going to give कि यार हम ये सब instructions use करेंगे to execute this program. But then architecturer or implementation team and even compiler designer team all together is going to discuss कि how our format should be there. Okay? In mainly compiler designer खुद ही एक docs के थ्रू प्रोड्यूस करता है कि हमारा इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में आने वाला है प्रोसेसर पे। Are you getting what I'm saying? So mainly compiler designer will supply a document for that. Okay. You got it? For our case, if we are going to design, then who is going to supply? Yeah, we are not going to think who is going to supply this instruction set. Instruction set will come. We will have the idea in which format it is coming, and So we you are will going to execute it on hardware. Ki how this instruction will be getting executed on our hardware. Okay, So you got it? You will give that problem statement. That's what I'm asking. Yes, I'm going to give that. Okay. Okay, I'm going to provide that instruction set and also instruction format, and then as a processor designer, you need to design that hardware. Okay. Okay, so this is that I will discuss later. That will be one of the project of my course, and soon I will discuss about that. But first, let's discuss about the concepts. So you need to understand about the instruction format. Then as I told, operations कि instruction format में opcode क्या है, कौन कौन सा operation है, like that you need to understand. Then addressing modes कि how you are playing with data, कि यार कभी कुछ डेटा को हमें रजिस्टर से उठाना होता है, कभी हमें उस डेटा को मेमोरी से उठाना होता है, कभी हमारे वो डेटा मेमोरी के जाके और फिर अंदर मेमोरी 2 लेवल ऑफ मेमोरी और मल्टी लेवल ऑफ मेमोरी को ट्रेवर्स करके हमें ऑपरेंड के डेटा को मिलता है, राइट। तो मैं ऑलरेडी ये भी एड्रेसिंग मोड का भी डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट लेक्चर में कि व्हाट काइंड ऑफ एड्रेसिंग मोड एग्जिस्ट। ओके, लाइक मैंने कुछ वर्ड्स लिया था कि इट वाज द रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और इमीडिएट डेटा एड्रेसिंग और मेमोरी डायरेक्ट या मेमोरी इनडायरेक्ट या बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट। These kind of addressing like we are going to decide. Lekin what really mean the word addressing mode ki how you are playing with operands, that defines the addressing mode. Like where? कि हम yes
कि from where to you are catching those operand in which style. Okay. So that defines the addressing mode. So addressing mode defines the how you are catching your operands and results. Okay. Okay, you got it? Yes. So this is the simple thing. And then you will also have to understand about set of registers कि you have freedom to use in your hardware, क्योंकि हम अपने प्रोसेसर को बहुत बल्कि भी नहीं बना सकते, राइट? कि देखो मैंने बताया था प्रोसेसर में हमारे पास डेटा पाथ है एंड कंट्रोलर है, और डेटा पाथ में हम बहुत सारे, ये जो मैंने बोला था टर्म एक डेटा पाथ, तो डेटा पाथ में ना हम कुछ हार्डवेयर को इंप्लीमेंट करते हैं कि जैसे कि मक्सेस हो गए या फिर रजिस्टर सेट हो गए या इनकोडर हो गया, डिकोडर हो गए, है ना, जो कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि हमें वो सेट ऑफ रजिस्टर्स, हमें कितना फ्रीडम है. Okay, so I told you, let me if you people are like getting confused with the term data path मैंने past lecture में explain किया था कि what its meaning. So you can if you are not getting the definition, then you can watch and you can regain. Okay, but still I am saying कि data path में we are providing the hardware resources, because for a processor what we need data path also and we need controller also. Okay, controller, like the implementation happens on data path, but who does this implementation? कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है ऑन डेटा पाथ. मतलब एग्जीक्यूट करवाता है, एग्जीक्यूट करवाने का मतलब हमारे पास हार्डवेयर के रिसोर्सेज, हार्डवेयर एलिमेंट्स अवेलेबल है कहां पर? डेटा पाथ में. Adder, subtractor, like yes, that. those all things like ALU unit, decoder unit, है ना, memory access unit, all those things available in the data path. Yes. But who do this? कंट्रोलर उस काम को करवाता है, और we are going to design all those things, but we need to have the basic idea कि हमारे पास किस किस रिसोर्सेस को यूज करना है. एंड वन ऑफ द रिसोर्सेस इन द डेटा पाथ इज द रजिस्टर्स, कि हमें प्री डिफाइंड होती है कि हम कितने हार्डवेयर रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं optimized way में. And even later on, if we have a basic framework of hardware available, then we can decide later on if we can do more optimization. तो हम कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी रिड्यूस करेंगे इन द डेटा पाथ. Okay, that will make our processor more efficient in terms of efficiency, in terms of aerial efficiency, in terms of time, latency and all, everything. Okay guys, so this was the some basic resources description of instruction set summary you need to understand first whenever you will be starting designing your hardware flowchart. Okay, so then other thing, मैंने फिर से टर्म लिया कि यार डेटा पाथ, मैं थोड़ा डेटा पाथ को और थोड़ा डीप में डिस्क्राइब करूंगा कि मैंने बताया कि हमारे पास वहां पर हार्डवेयर रिसोर्सेज का एक्सेस रहता है. सो व्हाट दोज हार्डवेयर रिसोर्सेज इज मीनिंग्स, मैंने बोला प्रोग्रामर्स रजिस्टर सेट, कि हमारे पास वो कितने रजिस्टर सेट को यूज करने का ऑप्शन है. तो आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे 8085 में कि हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, देन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है, देन कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर होता है जिसको हम GPR सेट बोलते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर व्हेन आई वांट टू एग्जीक्यूट माय प्रोग्राम. सो वी कैन प्रोवाइड सो दैट वी कैन प्ले विथ आवर ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स बाय चूजिंग द एड्रेसिंग मोड्स. ओके, तो मैंने ये सारे टर्म डिस्कशन ऑलरेडी कर दिए हैं इन द पास्ट लेक्चर. एंड इफ यू पीपल आर लिटिल बिट गेटिंग कंफ्यूज, देन आई विल टेल यू जस्ट वॉच द सेकंड लेक्चर, यू विल गेट मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट these things. Okay, like what I am discussing about, like addressing mode and all. Okay, so what I am saying कि programmers के लिए register set कितने हमारे पास hardware resources available हैं, कितने number of registers available हैं, वो available होता है data path में. कितने additional register और हम provide करा रहे हैं other than that, वो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है. हमारे पास ALU, जो कि मैंने बोला था अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें हम एडर, सब्ट्रैक्टर एंड ऑल द हार्डवेयर रिसोर्सेज हम अवेलेबल कराते हैं. एंड एनी स्पेशल फंक्शनल यूनिट. ओके, देन वी आर गिविंग इंटरनल डेटा पाथ की हाउ इंटरनली these things are talking with each other, like this ALU unit is talking with some registers and all. वो सब चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं डेटा पाथ में. एंड हमारे पास एक रूल्स ऑफ ऑपरेशन कि उस डेटा पाथ में वो कैसे चलेगा, दैट इज काइंड ऑफ द
controller design, controller is going to see data path. So that also comes in the rules of operation, also come in the part of a data path. Okay. Because all those things is going to get implemented on our data path only. Okay. Okay. Yeah. By the help of controller. You got it? So you will be showing these things like Yeah, in more everything. detail. Yes, Okay. everything. So let's go to the next slide. So data part definitely is going to get evolved. Okay. So thing is कि now I am going to give an example. कि I am now, guys, just be careful, because hardware flowchart designing is the 80% task of processor design. So if you are going to make it happen in very amazingly way, then processor design is a task like a nothing. The next step is only a writing a HDL code. Okay, so that is very simple. So first you have to learn ki how to draw or how to make a hardware flowchart. Okay, and whenever you will understand whatever I'm going to explain right now, if and only you are going to draw it by yourself, if you will understand whatever I'm going to discuss here. So जो भी मैं explain करूँगा, you just understand it so that you will be able to draw everything. Okay, fine. So I'm going to take an example. So what is the thing, like you can say I am here highlighted. Let's make the flow chart of min instruction set. So we have a min instruction set, and I am going to draw a hardware flow chart of this particular min instruction set. अब यार guys, तुम लोगों के mind में एक questions आएगा कि what min instruction set and its instruction format is. ये क्वेश्चन मैंने खुद ही एक स्लाइड में कंज्यूम कर लिया. ये क्वेश्चन आएगा कि यार मैंने लिख दिया कि हमें min instruction set का बनाना है हार्डवेयर फ्लो चार्ट. ओके, सो लेट मी डिस्कस कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो गाइस, सबसे पहले मैं एक मिन इंस्ट्रक्शन सेट जो है मैं डिस्क्राइब करूंगा कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन का सेट अवेलेबल है मिन इंस्ट्रक्शन के लिए. राइट, इस पर्टिकुलर मिन इंस्ट्रक्शन सेट में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि यार ये मिन इंस्ट्रक्शन सेट में उस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट of min instruction sets. What is this, like from where does this name come from, like what is No, this is just a random. I have provided a particular instruction set because see, you are going to execute. I will tell you what is the history of this. There is a one IBM researcher who have made the first mobile chip, Motorola X8600. द चिप का नाम था आर्किटेक्चर का कि मोटोरोला M, जिसको X8600. राइट, वो रिसर्चर ने सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन सेट को बनाना स्टार्ट किया. तो उसने अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया कि हाउ ही डिजाइंड फ्रॉम द बेसिक लेवल टू बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल. okay. So he have started with a designing with a name. We have a small set of instructions and we are going to execute it. This is just a small example and this is just a computational purpose. Later on, when you are going to drive that particular, like what I'm saying, ki when you are going to drive some application on your processor, then that will get more complicated. So but this is a basic instruction set जहां पे तुम एक computational task, मतलब add, subtract, multiply, divide and some mathematical task तुम प्रोसेसर पे करवा सकते हो. So the first step of that researcher was to generate a computational processor block. तो उसने अपना एक एक्सपीरियंस के लिए अपना एक बुक भी राइट किया था. उस बुक का नाम है माइक्रो प्रोसेसर लॉजिक डिजाइन. ओके, यू पीपल कैन फॉलो दिस बुक. Okay, and I have also followed this book when I was learning how to design a processor from a scratch. Microprocessor logic design. Okay, and इसका जो ऑथर है वो क्या है, निक ट्रेडनिक. एंड ऑल्सो गाइस, मैं जो भी यहां पे डिस्कस कर रहा हूं
वो कंप्लीट डिस्कशन में मैं इसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ टू गेट सम स्लाइड्स फ्रॉम देयर, बिकॉज मैं उसको एक्सप्लेन करूँ और तुम लोगों के लिए ईजी कर दूँ समझना। ओके तो ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है, एंड व्हेन यू विल रीड दिस बुक then you will get the detailed idea ki how that researcher has started thinking, and I am also teaching the same thing to you in the more easy way, and मैं अपना modification भी करा हूं कि what that researcher thoughts and मैं क्या सोचा उसको और सही करने के लिए। I am going to describe you everything in each project stage, but the basic understanding, basic building blocks came from that books. So you need to understand it properly. Okay? Fine. So guys, what I am saying कि सबसे पहले हमें मिन इंस्ट्रक्शन सेट, जो कि उस बुक का एक एग्जाम्पल है जिसको हमें डिराइव करना है एंड उसके फॉर्मेट को समझना है। तो मिन इंस्ट्रक्शन सेट का जो फॉर्मेट कुछ ऐसा था कि उसके दो हाफ थे। कोई इंस्ट्रक्शन का दो हाफ है, एक फर्स्ट वर्ड और एक सेकंड वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड में ना ये सब डिफाइंड है। अब ये सब क्या है? एक है ऑपरेशन कोड, ऑप कोड, कि कौन सा ऑपरेशन करना है ऑपरेंड पे। अब जो ऑपरेंड है, अब ऑपरेशन करोगे दो ऑपरेंड पे, है ना, और दो ऑपरेंड पे जो तुम ऑपरेशन करने वाले हो तो तुम्हारे पास वो दोनों ऑपरेंड उठाना है। तो पहला ऑपरेंड हमेशा एक रजिस्टर में रहता है, RX, फर्स्ट ऑपरेंड रजिस्टर। देन कुछ बिट हम असाइन करते हैं एक मोड के लिए। ये क्या है? मोड का मतलब एड्रेसिंग मोड। सेकंड ऑपरेंड के साथ हम खेलते हैं। एक ऑपरेंड को हमेशा एक रजिस्टर्स में लिखते हैं और दूसरे ऑपरेंड के साथ हम खेलते हैं कि इसको या तो हम रजिस्टर में लिख सकते हैं, या तो हम मेमोरी में लिख सकते हैं, या तो हम मेमोरी के अंदर मेमोरी ब्लॉक, नेस्टेड मेमोरी लूप बनाएंगे, वहां लिख सकते हैं। या सो एड्रेसिंग मोड ऑफ दैट ऑपरेंड वी आर प्लेइंग विथ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। सो एक पर्टिकुलर ब्लॉक हमें बताएगा कि दूसरे ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड क्या है, ताकि हम दूसरे ऑपरेंड को एक्सेस कर पाए। एंड जो RY का मतलब है सेकंड ऑपरेंड रजिस्टर। सेकंड ऑपरेंड रजिस्टर मतलब या तो सेकंड ऑपरेंड रजिस्टर विथ द एड्रेसिंग मोड। These collectively will give you the access of second operand. Okay. Because second operand can stay here also, can stay in memory also, but how they will stay in memory? जिसका मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई होगा रजिस्टर्स में। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि हाँ यार इस रजिस्टर में वो ऑपरेंड नहीं है पर ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस है। सो दैट इज गोइंग टू टेल दिस बिट, अ मोड बिट। Okay. Because mode bit is going to tell you about what is the addressing mode of second operand. Okay. So first half में हमारे पास ये डेटा अवेलेबल होगा, and what data will be available in the second half, guys? So I'm going to discuss that part also. Let me write that. What is the number of bits this instruction? That I'm going to tell you later. Okay. Okay, because it is up to you. Okay. It is up to you. You can give a number of bit per instruction. You just divide. कि let us suppose you want to divide make a 32-bit processor. So you give 16 bit to the first half word, 16 bit to the next half word, and the 16 bit में से you decide कि तुम्हें कितना ऑपरेशन का, let us तुम्हें 8 ऑपरेशन कराना है. You have to make, let us suppose you want to go for let me write, if you want to go for 8 operation in your processor. Okay. Like add, subtract, anything. Then how much operation bit code you need? Only 3 bit. If you have a 3 bit, then you can trace all 8 operation, right? How? Because if you are going to look the combination for 3 bit, it will go from all 0 to all 1. Okay. So we will be able to address 8 operations. 8 operation from here. You Okay. not address, you are going to point. Point. Okay, Yes. each operation. Okay. Like if you want to point 8 individual operation, then you have to point 3 bit for opcode. Because let us suppose all 0 specify add instruction, then 0 0 1 specify subtract application, Okay. and like that you can read all the instruction. Okay. So 3 bit you will do give here. Then let us suppose you have a means 16
registers available in your processor data path, then how much you to address all these 16 register, how much bit you need? 4. Four bits. है ना, because it will go all 0 to all 1. Okay. So And this it will go 0 to R- 15, R0 to R1, R15. Okay. So you can point 16 register. Okay. So then RX will be 4 bit, Okay. RY will be 4 bit. Okay. So how much you got? 4, 4, 8, 11. So now you have a 16 bit first half word. So you have a 5 bit available For the to mode. provide a mode. So you can provide 32 number of addressing mode here. How? Because you have a 5 bit freedom. So it will go from all 0 again, है ना, to all 1. And in the binary, it will read 0 to 31. Okay. So you can provide 32 number of Modes. modes, Okay. but you don't need that much. Only 4 to 5 mode is enough. So rest of So that will be you can even, what you can do, you can decide only I am going to give a 2 bit for addressing modes, and remaining I will unused, let it get unused. Later on, if I am going to build some more function, then we'll use those bits. Oh, okay. So it is up to you Okay. what you are going to decide. Got it. Okay, so don't Yeah. get confused. I have already discussed everything in the past lectures. Okay. Okay. So if you have another doubts, again, you can guys definitely ask me whenever you people have the confusion. Okay. Okay. You got these things. Yes. Okay, so let me first erase this part because this just I have explained it to teach you guys. Okay. So now the thing is ki I have discussed about the first half. What is the second half? So second word will have a displacement. Let us suppose sometimes now we have a large chunk of memory to access. Memory is very big unit. Okay. And let us suppose this register, it is attached to processor, and register is very expensive. तो सबसे पहली बात ये है कि हमें रजिस्टर्स कम इंप्लीमेंट करने होते हैं अपने हार्डवेयर में, और उसका लेंथ भी हमें कम रखना होता है. क्यों? क्योंकि हम जो रजिस्टर्स का जो मेमोरी होता है, रजिस्टर मेमोरी, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज वी आर मेकिंग इट यूजिंग एसरैम. Okay. एंड एक एसरैम बनाने के लिए ना हमें 7 ट्रांजिस्टर की यूज होती है. ओके, सॉरी 6 ट्रांजिस्टर की हमें यूज होती है. सो आई मिस्टेकनली स्पोकन दिस. So to make any SRAM, you need a 6 transistor. So guys, it is very expensive. Okay. So Normally, what are the cheaper options? see, we have a RAM, we have a ROM. So but registers is getting attached to processor, and processor you'll have to make a very low latency device. Fast. So for fastest, and SRAM is very fast Okay. as compared to normal ROM and all. Okay. Okay. Yeah. So for that, if you are implementing some register set with your processor, then you'll have to provide a fastest register, fastest memory. And for that, you need to access only SRAM. Okay. So it is expensive. So you need to give a small amount of length, है ना? Because एक SRAM का cell को बनाने के लिए तुम्हारे पास 6 ट्रांजिस्टर की यूज हो रही है, then you can say if you are increasing more number of register with that can contain more number of width, so it is going to be a more expensive. So you are making your processor very low pricey, then you'll have to take care of it. Okay. So तुम्हारा जो ये particular क्या कहते हैं रजिस्टर्स होते हैं, वो हम चाहते हैं कि रजिस्टर को हम कम बिट का बनाएं. कि यार ये मतलब 0 से मान लो कि हमारे पास 0 से मैक्सिमम 16 नंबर ऑफ रजिस्टर हम इंप्लीमेंट करेंगे, और ऑल जो रजिस्टर्स होगा मैक्स टू मैक्स वो 8 बिट का रहेगा, लाइक दैट. Okay, or even you can go to the 16 bit, or also you can go to 32 bit, but not beyond 32 bit. Because जितना तुम लेंथ बढ़ाओगे, मैंने क्या बोला कि हर रजिस्टर 8 बिट का है, मतलब हर रजिस्टर 8 बिट डेटा को स्टोर कर पाएगा. And 1 bit consumes 6 transistors, so 8 bit will consume. So definitely Okay. it will get more costier, right? So that's why I'm saying ki, but you'll have to, if you are implementing something with the processor, then you'll have to make it more faster. So you have to use the SRAM. So that's why definitely you are going to use your
registered only as a SRAM only, and you have to make it very small length and a small number of register you are going to use it in your processor. Okay. So because it consume more number of transistor per Yeah, bit. definitely. That's why. Okay. Okay. Yeah. Fine. So that's I was telling you. Okay, nice. So what I'm saying ki, let us suppose I have a operand that is a 64-bit long. We can't store it in the register because our register have a less number of bit. Okay. So where we can store? We can store this, and let us suppose our memory is a 8-byte addressable. Means 1 byte addressable means, let me discuss. I am using a term byte addressable. In general, all the processor, wherever that processor is pointing in the memory, all memory we makes byte addressable in general. It means if you are addressing to a one particular memory location, and that memory location will be of 8-bit long, and this memory is a ROM type, means no, byte. it is a like a dynamic RAM, DRAM type. I told SRAM and Yes, DRAM, correct. right? Because you can read, write, everything you can do, right? So what I am saying ki register you are making using a SRAM, and memory you are making by using a DRAM. So how many transistors are consumed for In the DRAM? DRAM, only one transistor is getting used, and by the use of capacitor, you are going to store and read or write like that. But for DRAM unit, you need to give some other special unit that is going to, because you need to refresh because capacitor start discharging. जो हमारे पास जो कैपेसिटर में डेटा, आई एम नॉट गोइंग टू टीच द डिवाइस इन अ डीपली, बट आई एम गोइंग टू टेल यू लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, बिकॉज इन अ डी रैम हमारे पास एक ट्रांजिस्टर रहता है और एक कैपेसिटर रहता है. ओके, एंड ऑन दैट कैपेसिटर हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को स्टोर करते हैं in the form of 1 or 0. 1 means some particular voltage level, 0.4 volt or 0.5 volt, whatever is the requirement. बट कैपेसिटर के पास ना एक सेल्फ रेसिस्टेंस होती है जिसके थ्रू वो वोल्टेज डिस्चार्ज होने लगता है. तो यदि वोल्टेज डिस्चार्ज हो रहा है, देन हमें उसको रिफ्रेश करनी है. यदि डेटा को मेमोरी में स्टोर कर रखना है, तो हमारे पास अलग से एक रिफ्रेश यूनिट अवेलेबल रहता है DRAM में, जो कि उसको रिफ्रेश करता रहता है स्टोर डेटा को. ओके, आर यू गेटिंग? सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग इन डिटेल ऑफ द डिवाइस फिजिक्स, बट अंडरस्टैंड कि हम जो जनरल मेमोरी यूज करते हैं वो होता है एक DRAM टाइप, जो रजिस्टर्स होता है वो SRAM टाइप. सो दैट्स व्हाई DRAM यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ DRAM, एनी नंबर ऑफ लाइक RAM cells, because it is a less costier. Okay, so memory, but it is slow. So that's why we'll discuss later ki how we are making our processor more faster in terms of inserting some cache memory and all. I am going to this term later, cache insertion. But right now you forget about these terms. Okay, I will discuss later when I'm going to discuss the pipeline and all. But right now what I am discussing, I am going to read a particular format of instruction set that is called the min instruction set. min instruction set में एक first half है और एक second half है एक instruction का. First half में opcode था, फर्स्ट ऑपरेंड रजिस्टर था, सेकंड ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड था, सेकंड ऑपरेंड का रजिस्टर था. मैंने सब डिस्कशन किया और उसका डिस्प्लेसमेंट है. मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेकंड हाफ वर्ड. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल बिट मोर. सो व्हाट आई टोल्ड कि हमारे पास मेमोरी बहुत ही बिग साइज का है. अब मेमोरी तो हमें कितनी बिट का होगा? अब मान लो मेमोरी एक्सेस कर पा रहा है 1 MB लोकेशन, 1 मेगाबाइट लोकेशन. ओके, इसका मतलब क्या है? 1 मेगा लोकेशन मतलब 2 के पावर 10 इज किलो, 2 के पावर 10 इज 1 किलो, एंड 2 के पावर 20 is 1 mega. Are you getting what I am saying? Yes. So जो मैं क्या बताया कि let us suppose I want to access. अब इसका मतलब क्या होता है? और बाइट का मतलब होता है कि वो बाइट एड्रेसेबल है. मतलब हर मेमोरी का लोकेशन का जो लेंथ है वो 8 बाइट का है. मतलब इट विल बी अ 2D एरे कि ये जो होगा ये है एक लोकेशन. अब क्योंकि मेमोरी एड्रेसेबल है 2 के पावर 20 लोकेशन तक, मतलब नंबर ऑफ लोकेशन कितने हैं? 2 के पावर 20, 1 मेगा.
Okay. बट जो हर एक लोकेशन पे जो नंबर ऑफ बिट स्टोर्ड है वो कितने हैं? 8, 1 बाइट, Okay. मतलब 0 से लेके 7 तक Okay. Okay. इंडेक्स्ड. सो व्हाट आई एम सेइंग, लेट अस सपोज हमारा दूसरा ऑपरेंड स्टोर है सम पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर मेमोरी में. अब मान लो एक मेमोरी के लेट अस सपोज हमें क्या रीड करना है, लोकेशन नंबर, कितना लोकेशन नंबर हमें रीड करना है. लोकेशन नंबर रीड करना है हमारा लेट अस सपोज कि ये 100. ठीक है, लोकेशन नंबर रीड करना है 100. पर टेल मी गाइस कि हमारे पास लेट अस सपोज कि RY जो रजिस्टर सेकंड हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं 4 बिट का रजिस्टर्स है. जो हमारे पास 16 नंबर ऑफ रजिस्टर है, मान लो 8 बिट का रजिस्टर है. मैं क्या बोल रहा हूं कि ओके 8 बिट विल बी देन, यहां पे नहीं, लेट अस सपोज कि हमें एक्सेस करना है 1000 लोकेशंस, 1000 मेमोरी लोकेशन, और हमारे पास 16 नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं. वी हैव अ 16 number of registers and each register will have 8 bit of length. You got it? मैंने क्या बोला कि प्रोसेसर के साथ जो एक रजिस्टर अवेलेबल है वो 16 नंबर ऑफ रजिस्टर है, मतलब R0 से लेके R15 तक हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं. पर ईच रजिस्टर में हमारे लेंथ जो है हमारे पास कितना है? 8 बिट का है. Okay. So what I am saying कि let us suppose you want to access 1000 मेमोरी लोकेशन. तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम मोड सेलेक्ट करोगे कि यार मैं मेमोरी को एक्सेस करनी है ऑपरेंड के लिए, तो तुम मोड सेट कर दोगे कि रजिस्टर इनडायरेक्ट. रजिस्टर इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि तुम रजिस्टर में मेमोरी का लोकेशन पाओगे और उस मेमोरी के लोकेशन पे जाके तुम्हें लेना है डेटा, उठाना है ऑपरेंड को. Correct. ठीक है. Yeah. बट द थिंग इज कि हमारे पास रजिस्टर्स कितने बिट का है? 8 बिट का. ये कितने एड्रेस को कैरी कर सकता है? मैक्सिमम 0 से 255, मतलब 256 एड्रेस को ये पॉइंट कर सकता है ना. क्योंकि 8 बिट का मतलब 8 बिट कहां से कहां वेरी करता है? रिमेंबर इफ देयर इज एन बिट, तो वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 0 to 2 के पावर n minus 1. आर यू गेटिंग? 0 से 2 के पावर n minus 1 तक ये जाएगा. तो मैंने क्या बोला कि गाइज हमारे पास यदि 8 बिट का रजिस्टर्स है तो वो कहां से कहां तक एक्सेस करेगा? 0 से 2 के पावर 8 minus 1, दैट इज अ 255. मतलब वी कैन एक्सेस 256 लोकेशन डायरेक्टली बाय प्रोवाइडिंग अ RY वैल्यू. तो हम पर हमारे पास एक्सेस कौन सा करना है यार? 1000 लोकेशन करना है एक्सेस. Okay, so how will we do that? How will we doing that? Then we have to give us some displacement part. कि यार हम एक काम कर देंगे, कुछ एक बेस एड्रेस स्टोर कर देंगे RY में. Oh, nice. Yeah. एंड उसमें कितना ऐड करूं ताकि हम उस 1000 को एक्सेस कर पाएं, है ना, वो हम कर दें. क्योंकि हमारे पास यहां पर जो सेकंड टर्म है वो डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा लाइन है. मतलब लेट अस सपोज इफ आई विल टेल यू कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 32 बिट का है, तो सेकंड हाफ हमारे पास 16 बिट बड़ा है. तो 16 बिट बड़ा है तो हम इसको कितना एक्सेस कर सकते हैं? 2 के पावर 16 minus 1 तक. इट्स अ वेरी बिग. Okay, yes. है ना. तो हम क्या करेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट में वो Rest of the part you will keep. रेस्ट ऑफ द पार्ट, एडिशन यूनिट पार्ट आई विल कीप, सो दैट हम जो मेन एड्रेस है ऑपरेंड का, वो मेमोरी का, हम उसको पॉइंट कर पाए. हम वो यदि मान लो हमारे पास यहाँ RY में डेटा अवेलेबल रहता, क्योंकि हम बेस एड्रेस डालेंगे RY में, तो यदि हम डाल दें यहाँ पर 0, तो यदि हमें 1000 पता करनी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना देना पड़ेगा? 1000 का. Because 0 plus 1000 will become 1000 and then we'll pick from there. So that's how you are decreasing the number of bit for register, so that cost also decrease and you're using displacement for that. Yes. Okay. That's all. Okay. Okay? Yeah. So this was the simple description of the format. Okay. So let me discuss something in deep. Okay. So hope I'm clear with my analysis, whatever I teach you guys. So, okay, that's all. Thing is now, as I told you, programmers register set, क्योंकि हम कुछ प्रोसेसर के साथ हम कुछ रजिस्टर्स प्रोवाइड कराते हैं, लाइक R0 से Rn, okay, to access that content.
क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर मोड में एक ऑपरेंड हमेशा रजिस्टर्स में रहेगा. Okay. तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रोवाइड दैट सेट ऑफ रजिस्टर्स. Correct. ओके फाइन. नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग कि यार एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट के लिए. मैंने बोला कि यार इन जनरल डिफरेंट प्रोसेसर के लिए बहुत सारे एड्रेसिंग मोड पॉसिबल है. एंड व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड कि यू आर प्लेइंग हाउ यू आर प्लेइंग विद द ऑपरेंड्स. तो एड्रेसिंग मोड का डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या क्या था. एक मोड का बिट का अलग सेक्शन था और एक आरवाई का सेक्शन था. मोड वाले सेक्शन में हम क्या बोल रहे थे कि सेकंड ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड हम डिस्क्राइब कर रहे थे. Yes. कि किस टाइप एड्रेसिंग मोड है. Correct. एंड आरवाई में हम सेकंड ऑपरेंड रजिस्टर नाम दिए हैं कि हमें यदि कुछ भी डिटेलिंग स्टोर करने हैं रिलेटेड टू सेकंड ऑपरेंड तो वी आर गोइंग टू स्टोर इन आरवाई. बट यदि हमें किसी सेकंड ऑपरेंड को एक्सेस करना है तो हमें टू थिंग्स को देखना है. सेकंड ऑपरेंड के एड्रेसिंग मोड को भी और आरवाई के कंटेंट को भी. Okay. Correct. When you are going to access these two bit together, then only you are going to catch the second operand data. Correct. Okay? पर हमारे पास मिन इंस्ट्रक्शन सेट के लिए हमने बस 3 ही एड्रेसिंग मोड डिफाइन किए हैं. ठीक है. कौन कौन सा एड्रेसिंग मोड है गाइस. सो एक है हमारे पास AB. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AB. ये क्या है. बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. मतलब बेस जो एड्रेस बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट लाइक एड्रेसिंग मोड मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इट मींस कि हम आरवाई में क्या करेंगे बेस एड्रेस को स्टोर करके रखेंगे. Okay. और जो डिस्प्लेसमेंट जो सेकंड हाफ वर्ड था सेकंड इंस्ट्रक्शन वर्ड था उसमें हम वो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि हम बेस एड्रेस को ऐड कर दें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू से ताकि हम सेकंड ऑपरेंड के मेमोरी लोकेशन को जान पाए कि किस मेमोरी लोकेशन पे सेकंड ऑपरेंड का डेटा अवेलेबल है. So is it like register indirect, like just you discussed Yes. right now? Yes. Yeah. Okay. Okay. So nice. Like it's not like a completely register indirect. Register indirect का मतलब ये होता है कि you are directly getting a operand address in a register. Okay. Okay. Sorry. Register indirect is something else. Okay. Okay. Base plus displacement is like you are not getting directly a memory address in a register. What you are doing, you are accessing one reg, and from here you are catching base address, Okay. and then you are accessing displacement part of instruction. वहां पे तुम्हें उस ऑपरेंड का एड्रेस के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलता है डिस्प्लेसमेंट पार्ट वाले वर्ड में. देन यू डूइंग एडिशन Okay. ओके टू फाइंड दैट ऑपरेंड एड्रेस एंड तब तुम वहां से ऑपरेंड को उठाते हो. Correct. दिस इज अ समथिंग एल्स. इट इज नॉट अ रजिस्टर इनडायरेक्ट. Okay. Got it. Register indirect is some here AI. I have mentioned the name AI. So in the register indirect, RY holds an operand Okay. address. You can directly access the operand address from the RY. You don't Got it. need to access the displacement part. And third addressing mode is AR. This is a register direct. Means what I am saying ki you have a two operand also है ना. Sometimes two operand will be in the RX and RY directly data will be available and you have to store the second operand result directly in the RY कि wherever you accessed Directly. Okay. the second operand at the same place you can store your result also whatever you have done the analysis. Okay. So this is the min instruction set some description what is the modes and all. Okay. So let's go ahead. Now what all the instructions. Okay, let me just go back. So what I am telling you guys, so इस particular instruction set में हमारे पास सिर्फ 3 एड्रेसिंग मोड है. तो how many mode bit required? Only 2. Okay. यदि हमारे पास 2 बिट है मोड बिट तो कितने में डिकोड हो जाएगा ये 0 0 0 1 1 0 1 1. तो हम एक बिट पैटर्न हम एक एड्रेसिंग मोड को दे सकते हैं. जैसे कि मैंने बोल दिया 004 AB मोड, 014 AI मोड एंड 104 AR मोड.
one unused है, we will not use. Got it. So we will have a 2-bit pattern. So mode bit कितने होंगे यहाँ पर? 2 bit होंगे. 0 0 2 like that means 2 bit को ये consume करेगा. Okay. Okay, that's all. So how number of you are going to use your register? You can think by yourself. तुम्हें कितने bit का register बनानी है? Okay. Okay, that's all.